हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जिन लोगों का भी CTET पेपर 2 SST है, उन लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिया है, ये 3 फरवरी का जो है 3 फरवरी 2023 का जो है पेपर है। आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर 2022 का जो पेपर है वो ऑनलाइन हुआ था और शिफ्ट में चला था, तो ये एग्ज़ाम जो है फरवरी में चला था। तो 3 फरवरी वाला पेपर जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आप लोग देखेंगे कि मैं NCERT क्यों बोलती हूँ कि एकदम लाइन टू लाइन आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मैं जब NCERT करवाती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत कम लोग जो है उस क्लास को देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रही हूँ, मैं आप लोगों की जो बस हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। इतने पॉइंट्स हाईलाइट करके देती हूँ, आप पूरी बुक पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं पॉइंट हाईलाइट करके देती हूँ कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप एटलीस्ट पढ़ लें। ठीक है, साथ ही जो PDF मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वो भी आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, जो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, जहाँ पे मैंने PDFs पढ़ा है पूरा एकदम NCERT का जो भी मैंने कंटेंट रेडी करके आप लोगों को दिया है वो सब टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और आपको मैं जो 3 फरवरी का जो पेपर दे रही हूँ, आप लोगों को मैंने बताया था कि NCERT हिस्ट्री मैंने 6th और 7th की कंप्लीट करवा दिया और 8th क्लास की जो हिस्ट्री है वो जो है स्टार्ट हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उस मतलब 6th और 7th से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे। ठीक है, 8th क्लास की हिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर हुए हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी है 6 to 8 की पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 1-2 चैप्टर रह रहे होंगे तो वो आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूँ तो 3 फरवरी का जो पेपर है ये, इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्योग्राफी का जो है मैंने करवा रखा है, वो जरूर देखिएगा। उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। जो 14 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है वो आपके जो है आप देखेंगे कि कहीं पर भी नहीं जाएंगे इसके नंबर। ठीक है, और आपकी जो हिस्ट्री में 14 मार्क्स आता है वो भी जो है आप लोगों की प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करवा दी है। सिविक्स की टेंशन मत लीजिए, जो आपकी सिविक्स रह गई वो 4-5 क्लास में दूंगी, उसमें आप लोगों का ऑलमोस्ट सब कवर करवा दूंगी। तो जो हमारा टारगेट है ना SST में 50+ का, तो वो आप लोगों का आएगा जरूर। लेकिन जरूरी है कि जो कुछ मैं बताती हूँ वो सही तरीके से पढ़े और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैडागोजी की टेंशन मत लीजिए, पैडागोजी क्लासेस साइड बाई साइड चली रही है आप लोगों की, तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच यूज़ किया गया है, किस तरह से आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए पैडागोजी को करते समय। चलिए ये सब तो रही बातें, अभी हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं टाइम बिना वेस्ट के। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको CTET की बेसिक से तैयारी करना है या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देखिए बेसिक से कहने का मतलब है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। ठीक है, प्लस NCERT पर मैं काम करती हूँ तो NCERT आप लोग करा रही, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। कीप सपोर्ट। आप लोगों जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को एक गाइडेंस ही मिलेगा, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 1 मिनट। हाँ, कथन बोल रहा है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। कितना इजी सा पॉइंट है। कहा है कि जो आखेटक लोग होते हैं, हम सब लोग जानते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय के लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अब 6th क्लास की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी इलाके में पौधा जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। बिल्कुल, कोई भी घूमता है कहीं पर भी किसी भी जगह पर, तो आप लोगों को मैंने बताया तो उस इलाके का जब खत्म हो जाता था तो दूसरे इलाके में जाते थे। तो ये जाहिर सी बात है, किसी भी इलाके का पौधा और जानवरों का खत्म होना जैसे संसाधन जो है आम बात है। ठीक है, इन संसाधनों का खत्म होना जो है संभव है। ठीक है, पौधा और जानवरों का खत्म होना, हम ये बोल सकते हैं कि हवा जो है नहीं खत्म हो सकता, पानी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन पौधे और जानवर तो खत्म हो ही सकते हैं। तो दोनों बात जो है सही बोली है, और एक का जो है आज सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ करें, क्योंकि उससे रिलेटेड और फैक्ट्स जो है आपको वो पता होना चाहिए। नहीं तो अगली बार अगर वही क्वेश्चन घुमा के आए ना तो आपका गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए सभी फैक्ट्स को ध्यान देते हुए कीजिएगा जो भी क्वेश्चन करें। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने में काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं जो होती थी, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं और राजा की अवकाश प्राप्त जो दासियां होती थी, सेविका, अवकाश प्राप्त दासियों को लगाया जा सकता था। यह कताई बुनाई कारखानों में दिए निर्देशत्व निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। कितना सही क्वेश्चन है। मतलब ये जितने भी लोग थे जो काम करने वाले थे वो इसके बारे में जो है किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस बिल्कुल भी नहीं, राज तरंगिणी नहीं, अर्थशास्त्र बिल्कुल। अर्थशास्त्र में जो है इनके बारे में लिखा गया है कि जो भी
ऊन हुआ या पेड़ों की छाल हुआ, कपास, सन, ये जो तैयार करने का काम है ये विधवाओं को दिया जाता था। जो अक्षम महिलाएं होती थी उनको दिया जाता था, सक्षम महिलाओं को भी दिया जाता था। जो भीख मांगते थे, जो वृद्ध लोग होते थे, जो वेश्याएं होती थी, या राजा की जो अवकाश प्राप्त जो सेविकाएं होती थी, दासियां होती थी, इन सबको जो है ये काम दिया जाता था। ठीक है, और ये किस ग्रंथ में लिखा गया? तो ये अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चंद्रगुप्त चाणक्य ने। किसे लिखा है? चाणक्य ने। और चाणक्य का एक और नाम जो है कई बार पूछ देता है, वो याद रखिएगा, विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस। अच्छा ये बताइए, मुद्रा आप लोगों को ऐसे नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस ना ये भी एक संस्कृत का जो है ग्रंथ है, लेकिन इसे लिखा किसने कई बार पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा, लिख लीजिए, विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने। वहीं पर अगर राज तरंगिणी की बात करें तो इसे जो है किसने लिखा था? कल्हड़ ने। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वैसे आगे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 33 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन क्या बोल रहा है? 7वीं शताब्दी के शासकों ने जो है बड़े मंदिरों का निर्माण कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। तो सही बात है, जो 7वीं शताब्दी के जो थे ना, जो चोल राजा, मतलब कि जो पल्लव वंश के थे, ये 7वीं शताब्दी के जितने भी शासक थे, इन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। और इसका निर्माण करवाने के पीछे इनका मेन मकसद यही होता था, अपनी सत्ता और अपने संसाधनों का प्रदर्शन करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। तो बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान जो शासक हुए एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे। बिल्कुल सही बात है। और वे मंदिरों को अपना निशाना ज़्यादातर बनाते थे। ठीक है, मंदिरों को जो है अपने लूट पाट का जो है निशाना बनाते थे। तो ये भी बात जो है करेक्ट कही गई है। तो कथन ए और 2 दोनों ही सही है, और एक जो है 2 की सही व्याख्या कर रहा है। विकल्प में पूछा है ना, व्याख्या की अगर बात करें तो 1 और 2 दोनों सही है। और व्याख्या की बात इसमें तो गलत बता दिया, इसमें व्याख्या गलत बता रहा है। ठीक है, ये भी इसमें एक ऑप्शन गलत बता दिया। तो दोनों ही सही बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, या बोले तो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्या है? ऊंची छतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। देखिए ऊंची भीतरी छत, जो भीतर की जो छत होती थी उसमें प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। तो ये आपका एनसीईआरटी से जो है क्लास 7 से क्वेश्चन है। वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है और फतेहपुर सीकरी के महलों में ऐसा दिखता है, या बांग्ला गुंबद मंदिरों या जोधाबाई महल में, इसमें तो नहीं, विजयनगर वाले में भी नहीं, कुतुब। देखिए जो ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली जो वास्तुकला शैली है डैश के बीच समान है, तो ये वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है और फतेहपुर सीकरी के महलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स की 35। ओके, क्या है? देखिए 7वीं सदी के आते आते जो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं सदी के आते आते ना बहुत सारे राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। तो उस बदलाव के बाद क्या देखने को मिला? बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार जो है अब राजा बन चुके थे। जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे या योद्धा होते थे वो क्या बन गए थे? राजा बन चुके थे। 7वीं शताब्दी, याद रखिएगा 7वीं शताब्दी। एक भी पॉइंट अगर आप एक वर्ड से ना यहाँ पे 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी कुछ ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा। तो 7वीं सदी के आते आते जो है उपमहाद्वीपों में क्या देखने को बदलाव मिला कि बड़े भूस्वामी योद्धा जो थे, वो सरदार जो थे, वो राजा बन चुके थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया। ब्राह्मणों ने विशेषकर जो उनकी जो पेशे थे परंपरागत, जो कि उनका पूजा पाठ कराना होता था, उसको छोड़कर जो इन्होंने क्या उठा लिया? शस्त्र उठा लिया। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। कहाँ पर है? ए भी सही, बी भी सही, बिल्कुल सही है। दोनों सही की बात कर रहे हैं ना, ए और बी दोनों सही है, तो गलत, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मतलब कि 6 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या है? हाँ, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े जो है क्या हुए थे? परिवर्तन आए। याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में शिल्प हो या वाणिज्य, ठीक है, इन दोनों में ही बहुत बड़े परिवर्तन आए थे जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो
व्यापारी या कारीगर थे जो यूरोपीय कंपनियों का जो उन्होंने अपना एरिया बना रखा था ब्लैक टाउन, वहाँ पे जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल, ब्लैक देसी व्यापारियों शिल्पकारों को कहा जाता था। ब्लैक जो है देशी व्यापारियों से नहीं, देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को नहीं कहा जाता था। ब्लैक टाउन तो वहाँ के जो अंग्रेज थे उन्होंने बसाया था ना, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। नहीं, तो ए तो सही है और बी जो है यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों सही की बात कर दिया। ये देखिए, ए सही बी गलत, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि 37 क्या है देखिए। हाँ, औपनिवेशिक भारत में, अब औपनिवेशिक क्या है ये मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, 8th क्लास में 8th क्लास का जो अभी चैप्टर 2 किया था ना, उसी में मैंने ये चैप्टर बताया था। अब यहाँ पे मैं वो समझाने नहीं जाऊँगी, आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। औपनिवेशिक भारत में अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1793 में थॉमस मुनरो ने, ठीक है, बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की जो है व्यवस्था शुरू की थी। नहीं, इसके तहत राजाओं, तालुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल, जो अस्थायी बंदोबस्त के तहत ना, जो राजाओं और तालुकदारों को जो है ना जमींदारों के रूप में जो है मान्यता दी जाने लगी थी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है अंग्रेजों ने शुरू किया था और उसी के तहत जो राजा होते थे उस एरिया के या तालुकदार थे, उन्हें जमींदार के रूप में मान्यता मिली। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जमींदारों को जो है किसानों से, इसी तरह से ना जमींदार जो बड़े जमींदार बन गए, उन्हें जमींदारी मिल गई, तो किसानों से वो अपना जो है जो लगान होता था उसे जो है वसूल करने का अधिकार इन्हें मिल गया था। तो बी और सी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है ना पहला पॉइंट आप सोचेंगे क्यों गलत हुआ कि 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त, कभी पूछे ना अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी, तो 1793 में ही शुरुआत है। लेकिन 22 मार्च, ये भी अगर आप लोगों को याद है, वैसे इतना पूछा नहीं जाता, तो 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था, लेकिन ये थॉमस मुनरो ने नहीं शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, एक मिनट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए ये पॉइंट जो है गलत है, और ये बंगाल प्रांत में ही शुरू किया गया था, कॉर्नवालिस, तो याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो है बी और सी जो है आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्यों गलत है बता दिया। बी और सी जो है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्या है देखिए, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो मैंने अभी करवाया नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं। देखिए, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, बिल्कुल सही बात है। जो विलियम एडम्स थे ना, एक प्रचारक थे। वह एक अंग्रेजी शासक थे, बिल्कुल नहीं, भारत में वो कर रहे थे ना। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल, जो कंपनी थी उसे, उन्हें जो है देसी स्कूलों में जो शिक्षा की क्या प्रगति है इसकी रिपोर्ट जो है एडम को ही दी गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और देसी स्कूलों की रिपोर्ट बनाने के लिए किया। ठीक है, तो बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा जो है देशी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है इन्होंने किया था। किसने? एडम ने। याद रखिएगा, एडम जो है एक स्कॉटिश प्रचारक थे और इनको जो है कंपनी ने स्कूलों की शिक्षा के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने को दिया था। इसीलिए जो है ये बंगाल और बिहार के जिलों में जो इन्होंने दौरा किया था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, तीसरा और चौथा सही है। कहाँ पर है पहला, तीसरा, चौथा? ये तो पहला और तीसरा है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इससे 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और इसमें एक भी अगर 1-2 आपको पॉइंट आता रहेगा तो भी सही है, इसलिए मिलाते रहिएगा। देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन रॉय, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। अब यहाँ पे देखिए चौथा किसका, बस पहले में ही चौथा है। आपको आगे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगर आपको मिलाना है तो फिर भी मिलाइए। देखिए, पंडिता रमाबाई ये जो है विधवा गृह की, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। ठीक है, जो कहाँ गया, एक मिनट, ये ओके, तो ये जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं।
ऐसे क्वेश्चन में अगर एक पहला अगर देख लेते हैं, मिल जाता है और कहीं कुछ नहीं है ना, तो इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इन क्वेश्चन को करते टाइम, ये सब चीज़ें ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न में से कौन सी थी? ठीक है, निम्न प्रकार से थी। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने जो है सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई थी, उसके बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगा, देखिए, पश्चिमी विचारों का हवाला देना, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। जो सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो पहली रणनीति जो है थी, वो पश्चिमी जो विचार थे उसका जो है हवाला देना। ठीक है, नेक्स्ट, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना नहीं। जो समर्थन देने वाले जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास में तो मानते ही नहीं थे। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक और वाक्यों को ढूंढना, ऐसा भी नहीं उन्होंने किया। तो यहाँ पर केवल ये सही कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहा है खेड़ा, बिल्कुल, गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, और आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब जो किसान थे और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। तो ये चारों ऑप्शन है, किसी में कहीं पर भी नहीं है। शायद इसीलिए ना जो ऑप्शन आपका था ना, उसमें ड्रॉप लिखा हुआ था, यही कारण है कि क्योंकि इसमें जो है ना ऑप्शन जो है सही नहीं दिया है। ठीक है, तो ये चारों ही जो है असहयोग आंदोलन के खिलाफ जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1905 में जो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? जो स्वदेशी, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन छिड़ गया। अब स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब छिड़ा तो अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नाम से जाना गया। तो वंदे मातरम जो है ये आंध्रा में चलाया गया था। ठीक है, तो आंध्रा है वहाँ, सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। सीधा देखिए, इस तरह से एक आध दो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 1950 में भारत सरकार ने, 1950 की बात की जा रही है, आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया था। बिल्कुल सही बात है, 1950 में जो है क्या है, योजना आयोग का जो है गठन हुआ था। 1956 में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं उद्योगों पर पर्याप्त रूप से जोर दिया गया। क्या ये बात सही है? हाँ, तो यहाँ पे क्या बात गलत कही गई है? ठीक है, दूसरी जो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है शुरू किया गया था, लेकिन क्या ये कृषि और उपभोक्ता को लेकर किया गया था? नहीं, इसी को जो है नेहरू जी ने जो है महालनोबिस करके एक मॉडल का नाम दिया था। याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कृषि पर आधारित नहीं थी, ये जो है औद्योगिक नीति के रूप में आर्थिक नीति को लक्ष्य करके जो है ये जो है इसकी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। किसको? आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में। ठीक है, औद्योगिक नीति, या तो बोले औद्योगिक, ठीक है, क्या बोलेंगे आप? औद्योगिक नीति बोले, या तो आप बोले आर्थिक नीति के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक तो बात सही कही गई है, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, लेकिन ये 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, लेकिन कृषि और उपभोक्ता को लेकर नहीं। तो ए सही है, बी गलत है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा जो है करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आप लोगों का ए सही, बी गलत, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पास जो है आप लोगों का ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी में ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो आप लोग इसको ना कमेंट में करके बता दीजिएगा। आप लोगों को जो है मैं ये जो अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइट पर ईजिली अवेलेबल है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों का जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगी। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फुले पर कौन से कथन सही हैं? ज्योतिराव फुले के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए, फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। बिल्कुल, जो ज्योतिराव फुले थे ना, इन्होंने जो है ईसाई मिशनरी स्कूल में ही पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर जो है क्या किया था? हमला किया था। ये भी बात सही है। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि आर्य जो है विदेशी थे।
तो क्या ये बात उन्होंने कही थी ज्योतिबा फुले ने? तो ज्योतिबा फुले ने ये बात भी कही थी कि जो आर्य थे वो विदेशी थे, ठीक है। वह अपने समय में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया था। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये जो है रंगभेद को समर्पित नहीं किया था इन्होंने। इनकी पुस्तक जो है गुलामगिरी, याद रखिएगा, रंगभेद पर नहीं थी ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आप ये जो गुलामगिरी जो पुस्तक थी ना, ये ज्योतिबा फुले की ही थी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ज्योतिबा फुले थे ना, ये अफ्रीका को लेकर रंगभेद को नहीं, इनका जो मेन उद्देश्य था, इनका था स्त्रियों के शिक्षा का जो अधिकार है उसे प्रदान हो, मतलब शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने जो है काम किया था। बाल विवाह का जो है विरोध किया था। बाल विवाह के ऊपर जो है इन्होंने होता है बाल विवाह जो है कराने पर जोर दिया था। तो इन्होंने जो है एक्चुअल में सुधार के लिए जो है बहुत सारे काम किए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपको 14 क्वेश्चन करवाए गए हैं ये आप लोगों को जो है समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे जो है ज्योग्राफी स्टार्ट होती है, और ये जो है ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएं। बार बार मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एसएसटी में 50+ आए, ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं एनसीईआरटी जो कराया है उसको कर लीजिएगा। ईजिली आप कर सकते हैं कम टाइम में, बट एक बार जो है अच्छे से समझ लेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा उसे लर्न करना। तो आप लोगों को तो एकदम पूरा हाईलाइटेड मिला है, एकदम टू दी पॉइंट्स में हाईलाइटेड। मैंने जो पीडीएफ दिया है वो पूरा जो है एकदम टू दी पॉइंट्स में बनाया हुआ है, ठीक है। इतना आप लोगों को जो है उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम पॉइंट वाइज है। तो ये तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। प्लस जो बुक है, बुक में अगर मैंने पढ़ाया है तो उसको जो है पूरा हाईलाइट करके दिया है, बस केवल वो पढ़ना है। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, लास्ट के जो 20 दिन है इसमें अच्छे से लग जाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से करते रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल देने की कोशिश करूँगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीटेट के रिगार्डिंग अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।